हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीरू पर। दोस्तों, जैसा कि आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस के टॉप 50 एमसीक्यू सीरीज़, जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि आज की क्वेश्चन और आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्तनधारी प्राणी है। तो दोस्तों, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से स्तनधारी प्राणी कौन सा है। दोस्तों, चमगादड़ एक स्तनधारी प्राणी है, क्योंकि यह एक ऐसा प्राणी है जो बच्चे को जन्म देता है, वरना सभी पक्षी अंडे देते हैं और यह अपने बच्चे को दूध भी पिलाता है, इसलिए इसे स्तनधारी प्राणी कहते हैं। दोस्तों, अगर हम इसमें गिद्ध की बात करें तो गिद्ध को पर्यावरण का प्राकृतिक सफाई कर्मी कहते हैं, क्योंकि ये मृत जानवरों को अपना भोजन बनाते हैं और वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। तो दोस्तों, इन्हें प्राकृतिक मेहतर के नाम से भी जाना जाता है, तो गिद्ध को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगर हम उल्लू की बात करें तो दोस्तों, उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में स्पष्ट दिखाई देता है और ये अपनी पूरी गर्दन घुमा सकता है। तो दोस्तों, इसके बारे में ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है कि उल्लू एक ऐसा प्राणी है जो अपनी पूरी गर्दन घुमा सकता है। दोस्तों, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़ एक स्तनधारी प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों, आपको बताना है नमक की मात्रा कितनी होती है। हमारे शरीर में कई प्रकार के नमक पाए जाते हैं, जिनमें से सोडियम क्लोराइड सामान्य नमक के नाम से जाना जाता है, जो शरीर के वजन का 0.4% होता है। दोस्तों, जिसके साकेंद्रण का समुद्र के पानी के समान होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.4% हमारे शरीर में नमक की मात्रा होती है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मुंह में ही लार भोजन के किस भाग को पचा देती है। तो आपको बताना है लार भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च को मुंह में ही पचा देती है। और लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो आपको बताना है टाइलिन। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। तो आपको बताना है 0 डिग्री की अक्षांश रेखाओं को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, और यह पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। दोस्तों, इसी भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। तो दोस्तों, 21 मार्च और 22 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। और दोस्तों, 23 सितंबर की बात करें तो 23 सितंबर को ये उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु का मौसम होता है। दोस्तों, 21 मार्च को इसके विपरीत होता है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत होता है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से पृथ्वी के घूमने की स्थितियों के कारण ऋतुओं में रात और दिन में परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। इन दोनों तिथियों में रात और दिन बराबर होते हैं। 21 मार्च और 22 सितंबर में दिन रात बराबर होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। तो आपको बताना है रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और दोस्तों, रिएक्टर स्केल को मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहा जाता है, जो भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापता है। तो आप याद रखेंगे भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है। तो आपको बताना है रिएक्टर स्केल। वर्षा की मात्रा को मापने का यंत्र कौन सा है, तो आपको बताना है रेनगॉग। सापेक्षित आर्द्रता को मापने का यंत्र कौन सा है, तो हाइग्रोमीटर। और तापमापी यंत्र कौन सा है, तो आपको बताना है थर्मामीटर। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो सहारा विश्व का सबसे विशाल और गर्म मरुस्थल है, और ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में
अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5600 किलोमीटर की लंबाई तक, और सूडान के उत्तर भाग तथा एटलस पर्वत के दक्षिण में 1300 किलोमीटर की चौड़ाई तक फैला हुआ है। और यह अंटार्कटिका व आर्कटिक के बाद तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो दोस्तों आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको बताना है कुत्ते का वैज्ञानिक नाम। दोस्तों फेलिस डोमेस्टिका ये बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। बोस इंडिकस ये गाय का वैज्ञानिक नाम है। कैनिस फैमिलियरिस ये आपके कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। होमो सेपियंस ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैनिस फैमिलियरिस ये आपके कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को आमतौर पर निम्न में से किस पदार्थ में रखा जाता है? तो आपको बताना है सोडियम को खुली हवा में दोस्तों नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये एक बहुत ही क्रियाशील धातु है। दोस्तों अगर हम इसे खुली जगह में रख दें तो ये हवा में मौजूद नमी के साथ क्रिया करेगा और सोडियम हाइड्रॉक्साइड का निर्माण करेगा। इस कारण से ये ऑक्सीजन और नमी के संपर्क को रोकने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है इसे। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरोसिन। दोस्तों केरोसिन को ही मिट्टी का तेल कहते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लोहा किससे निकाला जाता है? तो आपका बताना है लौह अयस्क की चट्टानें और खनिज हैं जिनसे लौह को आर्थिक रूप से निकाला जाता है। दोस्तों कच्चा लोहा वात्या भट्टी में मुख्य रूप से हेमेटाइट लौह अयस्क के प्रगलन से उत्पन्न किया जाता है। और भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप बताएंगे उड़ीसा है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमेटाइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? तो आपको बताना है विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी होती है और विद्युत बल्ब को ताप दीप्त लैंप या फिर इनकैंडिसेंट लैंप भी कहते हैं। दोस्तों बल्ब में उपयोग होने वाले टंगस्टन फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन या आर्गन जैसी निष्क्रिय गैसें भरी जाती हैं। तो दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखना है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है। तो विद्युत बल्ब के अंदर नाइट्रोजन या आर्गन जैसी निष्क्रिय गैसें भरी होती हैं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्गन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बल की एसआई यूनिट क्या है? तो आपको बताना है। तो बल की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। तो दोस्तों बल का एक फॉर्मूला भी है, बल इजक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये बल का फॉर्मूला है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। बल की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है अहमदाबाद को मुख्य रूप से भारत का बोस्टन कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भारत में एक आर्थिक और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में उभरता हुआ शहर है। दोस्तों अहमदाबाद पश्चिम भारत का सबसे बड़ा शहर है और यह गुजरात के साबरमती के तट पर स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना है पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सबाना तुल्य जलवायु किस देश में पाई जाती है? तो दोस्तों आपको बताना है सबाना तुल्य जलवायु वेनेजुएला, कोलंबिया, सूडान, इन सभी जगहों पर पाई जाती है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों आपको बताना है गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों गंगा नदी को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। दोस्तों ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी की बात करें तो ये गंगा से लंबी हैं, लेकिन भारत में इनकी लंबाई कम है।
इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा को माना जाता है। दोस्तों गंगा नदी के उद्गम की बात करें तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद या गंगोत्री ग्लेशियर से माना जाता है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो कैलाश पर्वत है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकम की पहाड़ी जो कि नासिक में है वहाँ से हुआ है। दोस्तों नर्मदा नदी की बात करें तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर की पहाड़ियों से माना जाता है। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों इन दोनों नदियों से क्वेश्चन आता रहता है कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है और बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो आप इन दोनों बातों को याद रखेंगे कि बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। दोस्तों कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के नाम से भी जानी जाती है, जो बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण भी है और इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा गया है। दोस्तों दामोदर नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो बाराकर, कोनार, बोकारो और जमुनिया, ये चारों दामोदर नदी की सहायक नदी हैं। दोस्तों बंगाल के सीएम की बात करें तो बंगाल की सीएम कौन है? आपको बताना है ममता बनर्जी। और गवर्नर कौन है? तो ये जगदीश धनखड़ हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ब्रेक लगाने पर कार मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाती है? तो आपको बताना है घर्षण बल एक संपर्क बल है जो सदैव इसके संपर्क में आई सतहों के बीच गति की विपरीत दिशा में ये लगता है। दोस्तों घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पर चलते हैं, जैसे गाड़ियों के ब्रेक भी घर्षण बल के कारण ही कार्य करते हैं। दोस्तों घर्षण बल सेल्फ एडजस्टिंग बल है, जिसका चिकनी सतह पर बल का मान कम हो जाएगा और खुरदरी सतह पर घर्षण बल का मान अधिक हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पृथ्वी का पलायन वेग है, तो आपको बताना है पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर दे और कभी वापस लौटकर पृथ्वी पर ना आए। तो इसका मतलब है कि वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तो कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आता और इसका पृथ्वी तल पर मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों पलायन वेग का कक्षीय मान की बात करें तो इसका कक्षीय मान 2 गुना होता है। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो आपको बताना है स्टील कार्बन स्टील आयरन और कार्बन से बना होता है। जो स्टेनलेस स्टील में मौजूद क्रोमियम की मात्रा से कार्बन स्टील अलग होता है। दोस्तों स्टेनलेस स्टील को आइनॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बात करें यह लोहा क्रोमियम निकल कार्बन से बनी एक मिश्र धातु है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है। दोस्तों कार्बन की बात करें तो कार्बन के 3 क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हीरा, ग्रेफाइट जिसे ग्राफीन कहते हैं तथा फुलेरिन, ये तीनों कार्बन के अपर रूप होते हैं। दोस्तों फुलेरिन गैस की खोज किसने की थी? RF कार्ल क्रोटो व रिचर्ड ई स्माले ने की थी। तो दोस्तों इसमें हीरा, फुलेरिन, ग्राफीन ये सभी कार्बन के अपर रूप हैं। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21।
विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको बताना है विटामिन ई की कमी से मानव में जनन क्षमता में कमी आ जाती है। और विटामिन ई के केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम टोकोफेरोल होता है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। दोस्तों विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है और इसका केमिकल नेम थायमीन होता है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है जो मसूड़ों संबंधी रोग होता है और इससे मसूड़ों से खून आने लगता है तो इसे स्कर्वी रोग कहते हैं। इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग या कह सकते हैं सूखा रोग हो जाता है और इसका केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल होता है। दोस्तों विटामिन के की बात करें तो विटामिन के की कमी से ब्लड का थक्का नहीं जमता और लगातार स्राव होता रहता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि कभी भी अगर हमारी बॉडी पे चोट लग जाती है तो अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी है तो उस चोट से लगातार ब्लड बहता रहता है और इस कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों विटामिन के की कमी से ब्लड का थक्का नहीं जमता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों विटामिन के का केमिकल नेम फिलोक्विनोन होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मानव का कौन सा हिस्सा टाइफाइड से प्रभावित होता है? तो दोस्तों आपको बताना है टाइफाइड से शरीर का सबसे अधिक प्रभावित अंग आंत होता है और टाइफाइड बुखार से पाचन तंत्र के साथ साथ शरीर के कई अन्य अंग भी प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कभी कभी ब्लड के साथ साथ जीवाणु शरीर के अन्य अंगों में भी चला जाता है जिससे निमोनिया जैसी अन्य समस्याएं हो जाती हैं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंत। तो मनुष्य का टाइफाइड से प्रभावित अंग होता है आंत। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पुतली मानव के किस अंग का हिस्सा है? तो दोस्तों आपको बताना है पुतली मानव के नेत्र का एक हिस्सा है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुतली मानव नेत्र का एक हिस्सा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको बताना है सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है और इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन। ये सभी धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं जिसमें से दोस्तों सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता ये बहुत ही फेमस रचना है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनता रहता है तो आप ध्यान देंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धर्मवीर भारती। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है तो हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको बताना है इस राजवंश के सबसे पहले सम्राट चंद्रदेव ने चरकुली के पतन के बाद एक संप्रभुत्व राज्य की स्थापना की और चंद्रदेव ने प्रतिहार शासक को हराकर कन्नौज पर अपना राज्य स्थापित किया और 1100 ईस्वी तक शासन किया और महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रदेव। तो गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है चंद्रदेव। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एंजाइम क्या होते हैं? तो आपको बताना है एंजाइम प्रोटीन होते हैं और ये उच्च आणविक भार वाले यौगिक होते हैं जो मुख्य रूप से पेप्टाइड बंध द्वारा एक साथ जुड़े अमीनो अम्ल की श्रृंखलाओं से निर्मित होते हैं। और दोस्तों एंजाइम कार्बनिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, ये बात आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। पानीपत की तृतीय लड़ाई किसके मध्य हुई थी?
तो आपको बताना है पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा साम्राज्य और अफ़गानी सेना के बीच हुआ था, जो 14 जनवरी 1761 को पानीपत में लड़ा गया था। और यह युद्ध सदाशिव राव और अहमद शाह के बीच लड़ा गया था। यह बात आपको याद रखना है कि किस किस के बीच हुआ था, तो सदाशिव राव और अहमद के बीच लड़ा गया था। दोस्तों, इसे 18वीं शताब्दी के सबसे बड़े और सबसे भयंकर लड़े गए युद्धों में से एक माना जाता है। और इस युद्ध को अफ़गानी सेना ने जीता, जिसका नेतृत्व तो अहमद शाह ने किया था। और यही युद्ध मराठा साम्राज्य के पतन का कारण बना। दोस्तों, मराठा साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के अंतिम शासक पेशवा बाजीराव थे। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मराठा और अफ़गानों के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बताना है आपको, स्वराज्य पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 के गया वार्षिक सम्मेलन के विभाजन के बाद पार्टी का गठन किया गया। और सी राजा गोपालाचार्य भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और बात करें, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी इसी दौरान। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो आपको बताना है सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित एक हिमानी ग्लेशियर है। और सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर और युद्ध क्षेत्र भी माना जाता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर अंटार्कटिका में स्थित है, जिसे लैम्बर्ट फिशर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं? तो आपको बताना है देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णार्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 डबल प्रिंट हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। वर्षा की बूंद का गोलाकार किस कारण से होता है? तो आपको बताना है जल के पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की बूंदें लगभग गोलाकार बनने लगती हैं। और पृष्ठीय तनाव वह गुण है जिसके कारण द्रव अपने मुक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करने के प्रयास से पृष्ठीय तनाव बनाता है। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव। तो वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। वाहन चलाने हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है? तो आपको बताना है वाहनों के रियर व्यू मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण बड़े प्रतिबिंबों को छोटा दिखाते हैं। इसीलिए वाहनों में ज़्यादातर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, उत्तल दर्पण का मतलब है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा सीधा और छोटा बनेगा। तो ये उत्तल दर्पण का गुण होता है। दोस्तों, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस व अवतल लेंस। दोस्तों, अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग ज़्यादातर दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। वाहन चलाने हेतु पार्श्व दृश्य देखने के लिए किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। किस रुधिर वर्ग को सर्वदाता कहते हैं? तो आपको बताना है रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में की थी। और मनुष्य में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, बी, ए बी और ओ। दोस्तों, इनमें से ओ समूह का ब्लड ग्रुप किसी भी मनुष्य को दिया जा सकता है।
तो दोस्तों यहाँ पर एक फैक्ट है कि ओ यूनिवर्सल डोनर है, बट ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर होता है, इसलिए इसे सर्वदाता नहीं कह सकते। और ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ही सर्वदाता होता है। यही एक ओ निगेटिव वाला ही आपका यूनिवर्सल डोनर होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओ। तो किस वर्ग को सर्वदाता कहते हैं, आप बताएंगे ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। पालक पर्ण में भारी मात्रा में होती है। तो दोस्तों आपको बताना है, पालक की पत्तियों में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और इसके अलावा विटामिन ए और सी का भी अच्छा स्रोत है। और इसमें मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम और ऑक्जेलिक एसिड होते हैं और ये सभी तत्व बालों व त्वचा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो इस प्रकार पालक विटामिन के और विटामिन सी और आयरन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पालक में भारी मात्रा में लौह की मात्रा पाई जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। प्याज रूपांतरित है, तो आपको बताना है, प्याज एक तने का रूपांतरित रूप है जो मांसल पत्तियों से घिरा होता है और प्याज के अंकुर के लिए भोजन का भंडारण भी करते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्याज एक तने का रूपांतरित रूप है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। पौधे का कौन सा भाग सांस लेता है, तो आपको बताना है, पौधे के ये सभी भाग सांस लेते हैं जिसमें जड़, तना, पत्ती ये सभी भाग आते हैं। तो दोस्तों पौधे के ये सभी भाग सांस लेने का कार्य करते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई, तो आपको बताना है ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जो अपने पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णकांत। इनकी मृत्यु अपने पद पर उपराष्ट्रपति के रहते हुए हुई थी। दोस्तों वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो आप बताएंगे जगदीश धनखड़ और इनसे पहले CM वेंकैया नायडू थी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णकांत। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में अप्रत्यक्ष कर है, तो आपको बताना है, उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क, तट कर, ये सभी अप्रत्यक्ष कर हैं। तो दोस्तों अप्रत्यक्ष कर का मतलब है जो इनडायरेक्ट वे में लिए जाते हैं तो उन्हें अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो आपको बताना है, जेम्स प्रिंसेप एक यूरोपीय विद्वान थे जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था। और जेम्स प्रिंसेप अंग्रेजी विद्वान था और पुरातन पंथी भी थे। ये जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संपादक भी थे। इन्होंने प्राचीन भारत की खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपियों की समझ के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है क्योंकि इन्हें ब्राह्मी खरोष्ठी लिपियों की सबसे ज़्यादा समझ थी। दोस्तों अलेक्जेंडर बकिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक किसे कहा जाता है, आप बताएंगे अलेक्जेंडर बकिंघम को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी, तो आपको बताना है, शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। और छत्रपति शिवाजी महाराज महान मराठा शासक का जन्म 19 फरवरी 1630 को वर्तमान राज्य महाराष्ट्र के पुणे जिले में शिवनेरी किले में हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़। तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में स्थित थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43।
सूर्य और तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है? तो आपको बताना है पृथ्वी पर सभी चीज़ों को किसी न किसी तरह से ऊर्जा की निरंतर आवश्यकता होती रहती है। मनुष्य और जानवर अपने भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से पौधे से प्राप्त होता है, और पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। और दोस्तों, चंद्रमा को भी अपना प्रकाश सूर्य के प्रकाश के परावर्तन से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, सूर्य में नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, और परमाणु संलयन तब होता है जब दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम परमाणु बनाते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपको बताना है मेलेनिन एक ऐसा वर्णक है जो मानव त्वचा, बालों और आँखों को उसी प्रकार से रंग देता है। दोस्तों, मेलेनिन सूर्य की पराबैंगनी किरणों से त्वचा की रक्षा भी करता है। और केरोटिन एक प्रोटीन है जो मानव की त्वचा, नाखून और बालों में नेचुरल रूप से प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेलेनिन। त्वचा को रंग किसकी उपस्थिति के कारण मिलता है? तो आप बताएंगे मेलेनिन का कारण। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। मार्स गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो आपको बताना है मार्स गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है, और यह पदार्थ की सड़न को मार्स में बदलकर उत्पन्न की जाती है, और इसे दलदल गैस या बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। तो मार्स गैस का घटक है मीथेन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों, आपको बताना है वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग हरा दिखाई देता है और हरा रंग लाल दिखाई देता है। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। BCG टीके का प्रयोग किसके लिए होता है? तो आपको बताना है BCG का टीका तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस के रोग के लिए एक टीका है। दोस्तों, टीबी को क्षय रोग भी कहते हैं, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, और यह मनुष्य के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, BCG वैक्सीन सभी प्रकार की उपस्थित वैक्सीनों में से सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली वैक्सीन है। और बात करें BCG वैक्सीन की खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज 1921 में वैसिलस कैलमेट गुएरिन ने की थी। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तपेदिक। तो BCG टीके का प्रयोग तपेदिक के लिए किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई? तो आपको बताना है यह झारखंड राज्य के बोकारो जिलों में स्थित है, और इसकी स्थापना 1965 में बोकारो में की गई थी। और दोस्तों, बात करें इसकी स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ रूस की मदद से की गई थी, और इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। तो बोकारो इस्पात संयंत्र आपका झारखंड में स्थित है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो दोस्तों, आपको बताना है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाता है। दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा भी चलाया जाता है। दोस्तों, आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और भारत का राष्ट्रपति उन केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक चलाता है जिसकी अपनी निर्वाचित विधानसभा नहीं होती है। दोस्तों, बात करें राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करता है। दोस्तों, बात करें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। और भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के पहले राष्ट्रपति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है। वर्ष 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज स्थापित करने की सिफारिश की और स्वीकार कर लिया गया इसे। उसके बाद भारत के सभी राज्यों में इसे स्थापित करने के लिए कहा गया। दोस्तों सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर ज़िले में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की नींव रखी थी और उसी दिन इसे संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया था। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि जिलों और गांवों में स्थानीय स्वशासन का विकास करना था और लोगों को विकासात्मक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोगों को विकासमूलक प्रशासक में भागीदारी योग्य बनाना पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य था। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों बताएंगे कैसी लगी आज की यह क्लास। दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।